कॉमन कोल्ड, फ्लू, वायरल फीवर, क्या ये सब एक ही है या अलग? तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कैसे पता चलता है कि ये वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? कोई बहुत हाई ग्रेड फीवर के साथ आया है, नाक बह रही है, आंखों से पानी आ रहा है, मोस्ट लाइकली इट्स वायरल इन्फेक्शन। और धीरे धीरे फीवर बढ़ रहा है, मतलब 103, 104 वो चौथे पांचवें दिन बढ़ रहा है। जब फीवर उतर जाता है उसके बाद भी एक्टिव नहीं है, नाउ दिस इज मोस्ट लाइकली अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कभी भी जब बच्चे को अगर में बुखार होता है तो क्या पेरेंट्स को एकदम अलर्ट होना चाहिए या वो वेट कर सकते हैं डॉक्टर? अलर्ट होने और पैनिक करने में डिफरेंस है। 103, 104 के बुखार में 15 to 20% बच्चों को, स्पेशली जो 5 साल से नीचे हैं, उनको फीवर के साथ दौरे आ जाते हैं। तो फीवर को एग्रेसिवली लेना है। खांसी भी अलग अलग किस्म की लगती है बच्चों में, तो क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है? खांसी कब आ रही है? दिन में आ रही है कि रात में आ रही है? रात में आने वाली खांसी जनरली जो सोने के बाद खांसी होती है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंस्ट्रक्शन की वजह से आती है, जिसे वीजिंग कहते हैं। वीजिंग दिन में कम और रात में आपको ज़्यादा परेशान करेगी। डॉक्टर साहब, खांसी जुकाम जैसी जो चीज़ें हैं आपके हिसाब से ट्रेडिशनल रेमेडीज काम करती हों? यस, करती हैं। ट्रेडिशनल रेमेडीज़ बहुत काम करती हैं और ट्रेडिशनल रेमेडीज़ अगर हम लेते हैं तो कई बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे बदलते मौसम में किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को, सो दैट बच्चे बीमार ही ना पड़े? आप और हम भी बच्चे थे तो हम लोगों की भी थोड़ी सी खांसी, थोड़ी सी नाक बहती रहती तो चलता ही रहता। एंड आवर पेरेंट्स हर साल जैसे ही मौसम बदलता है, कभी अक्टूबर नवंबर तो कभी फेब मार्च, पेरेंट्स की एक ही कंप्लेंट होती है, बच्चा फिर से बीमार पड़ गया। कभी बुखार, कभी खांसी, कभी नाक बहना, और पेरेंट्स के मन में ढेर सारे सवाल, ये वायरल है या बैक्टीरियल है, डॉक्टर के पास अभी जाएं या वेट करें, दवाई दें या सिर्फ आराम काफ़ी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, और आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, सीनियर पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट। नमस्कार सर, वेलकम वेलकम इन आवर फिलिक्स टॉक। सो डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये मौसम थोड़ा बदलता है, लाइक अक्टूबर नवंबर या फेब मार्च की बात करें, तो बच्चे बीमार होने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों? एक्चुअली अक्टूबर, नवंबर, मार्च, फेब, ये सीज़न दीज आर पीक सीजन्स फॉर वायरल इन्फेक्शन। अब ये वायरल इन्फेक्शन होने के जो कॉजेज़ हैं वो, कुछ हॉलीडेज़ आते हैं, लोगों का मिलना जुलना बढ़ता है, मौसम भी चेंज होता है। मौसम चेंज होना इन द सेंस कि आपका खुश्की ज़्यादा होती है, आपका वाटर वेपर जो है वो कम बनता है, नेज़ल एयर डिफेंसेस कम बनते हैं। ऐसे केस में वायरल फीवर को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, स्पेशली ड्रॉपलेट वायरल इन्फेक्शन। तो ऐसे केस में बच्चों को वायरल इन्फेक्शन होना शुरू होता है। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट सीरियस, लेकिन हाँ वो बनता है, फ्रीक्वेंसी बहुत है, बहुत जल्दी स्प्रेड होगा और स्पाइक बहुत बढ़ाएगा। इस वजह से बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। ज़्यादा बीमार जी। तो इसका मतलब ये ठंड लगना वगैरह कुछ नहीं है, ये वायरल इन्फेक्शन ठंड ही हो लगना, जाता है। ठंड लगना बेसिकली हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ठंड लग गई है, गलत नहीं थे, वाकई ठंड लगती है। और ठंड लगना उन्हें ये नहीं, बस इतना वो कहना भूल जाते थे कि ये वायरल इन्फेक्शन से, ठीक है। अदरवाइज ठंड लगने के सिम्टम वही होते हैं, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, फीवर आना, लूज मोशन, और फिर कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाना। इन्हीं को वो भी ठंड लगना ही कहते थे। इन्हें तो आप दोनों तरीके से आप ठीक हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, कॉमन कोल्ड, फ्लू, वायरल फीवर, क्या ये सब एक ही है या अलग अलग? सी, बहुत स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे वर्ड्स के बारे में तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना। फ्लू मतलब आपको सिंपली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, पेट का अगर इन्फेक्शन हो जाता है उसको आपका गैस्ट्रिक फ्लू कह दिया जाता है। वायरल इन्फेक्शन, बहुत तरीके के वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वायरल इन्फेक्शन, राइनो वायरल इन्फेक्शन, सिर्फ फीवर वाले, सिर्फ नाक बहने वाले, सिर्फ खांसी करने वाले, सिर्फ क्रूप, सिर्फ मीजल, सिर्फ इन्फ्लुएंजा, कोरोना, कोविड, आपके राइनो वायरसेस, पॉक्स वायरसेस। तो इन सबको कंस्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो इन सबको कंबाइंडली जो कहा जाता है वो वायरल इन्फेक्शन तो ये हुआ। फ्लू बेसिकली उनको कहा जाता है जो आपके एक्यूट सिम्टम देते हैं। एक्यूट सिम्टम मतलब नाक तुरंत बह रही है, कंजक्टाइवा रेड हो गई है आपकी, आंखों से पानी आ रहा है, गले में पानी आ रहा है, खराश है, अब ये सब फ्लू आ गया। गैस्ट्रिक फ्लू क्या हो गया कि आपका स्टमक इन्फेक्शन, स्टमक सिम्टम मतलब पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग ज़्यादा है और एयरवे सिम्टम्स कम है। बट इन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम इन सबका पेशेंट लेवल पे सबका एक ही मतलब है। राइट। और कैसे पता चलता है कि ये वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? सी, इसका बहुत आसान सा तरीका है,
और ये हम सिर्फ अपने क्लाइंट्स को भी नहीं, जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि कैसे अंतर करना है। आपके पास डे 1 पे कोई फीवर में आया है, कोई बहुत हाई ग्रेड फीवर के साथ आया है, नाक बह रही है, आंखों से पानी आ रहा है, मोस्ट लाइकली इट्स वायरल इन्फेक्शन। आप हिस्ट्री लीजिए किसी न किसी को, कांटेक्ट को, या मोस्टली छोटे बच्चों के केस में फैमिली मेंबर को क्लोज कांटेक्ट में ही आते हैं, उनमें अगर है तो इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, जिसे हम फ्लू कहेंगे। और अगर इट्स अ लो बैक्टीरिया, लो फीवर आ रहा है, लो ग्रेड फीवर है, और धीरे धीरे फीवर बढ़ रहा है, मतलब 103 104 वो चौथे पांचवें दिन बढ़ रहा है, प्लस बच्चे की जो टॉक्सिक लुक है, टॉक्सिक लुक मतलब कि एपैथी हो गई है, बच्चा सुस्त एक साइड में बैठा हुआ है, एक्टिव नहीं है, जब फीवर उतर जाता है उसके बाद भी एक्टिव नहीं है, नाउ दिस इज मोस्ट लाइकली अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें कि वायरल के सिम्टम्स कम मिलते हैं और सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होगा। तो ये मोटा मोटी अंतर करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। पहले दिन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, डे 1 पे मोस्ट लाइकली इट्स वायरल। पहले दिन सिम्टम्स कम है और ग्रेजुअली सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, मोस्ट लाइकली इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बाकी ब्लड टेस्ट, लोकल एग्जामिनेशन, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, गले में देखना टॉन्सिल है कि नहीं है, कोई लिम्फेडेनोपैथी नहीं है, सर्वाइकल लिम्फेडेनो, गांठें तो नहीं बढ़ी हुई हैं, कहीं पेन तो नहीं है, ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन के अंडर आते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ता है, जस्ट टू डिफरेंशिएट पूरी तरीके से कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रहा है या वायरल इन्फेक्शन लग रहा है। डॉक्टर साहब, क्योंकि बच्चों की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर पेरेंट्स बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, वो तो लाजमी है। सो कभी भी जब बच्चे को घर में बुखार होता है तो क्या पेरेंट्स को एकदम अलर्ट होना चाहिए या वो वेट कर सकते हैं डॉक्टर के सी पास देयर इज जाने से? नथिंग रॉन्ग विद बीइंग अलर्ट। अब अलर्ट में, अलर्ट होने और पैनिक करने में डिफरेंस है ना? मुझे ये लगता है इनफैक्ट आप यही पूछना चाहते हैं। सी अलर्ट होना मतलब फीवर कितना आ रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है। हमारे बच्चे को बुखार के साथ दौरे आने की शिकायत तो नहीं रही है पहले, है ना, या पहले से कोई दवाइयाँ तो नहीं चलती हैं। अब ऐसे केस में बुखार को बहुत रिगरसली हैंडल करना पड़ेगा। 103 104 के बुखार में 15 to 20% बच्चों को, स्पेशली जो 5 साल से नीचे हैं, उनको फीवर के साथ दौरे आ जाते हैं। तो फीवर को एग्रेसिवली लेना है, ठीक करना है उस टाइम पे। पर से 100 100.1 इस तरीके के फीवर में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। आप पैरासीटामोल दीजिए और मोस्टली फीवर आपका, मोस्टली से मेरा 60-70% फीवर आपका दूसरे तीसरे दिन के बाद आपको परेशान करेगा ही नहीं। हाँ, आपका फीवर हो गया 48-72 आवर्स से ज़्यादा हो गया, अगेन जो मैंने बोला कि बच्चा टॉक्सिक लुक में जा रहा है, नहीं साहब पहले कल तक तो खा रहा था, आज खा भी नहीं रहा, कल तक यूरिन आ रहा था, आज यूरिन भी पास नहीं कर रहा, या नहीं साहब 14 घंटे हो गए इसने पानी तक नहीं पिया है, सांस लेने में दिक्कत है, पसलियाँ चल रही हैं, है ना, हमारा बच्चा कांटेक्ट ही नहीं, आंखें नहीं मिला रहा, स्माइल भी नहीं कर रहा, वापस बुखार उतर जा रहा है, उसके बाद भी बच्चा एक कोने में बैठा हुआ है, सो के उठ ही नहीं रहा, ऐसे केस में आपको फिर जल्दी ही पहुंचना है। ये रेड फ्लैग साइंस, दीज आर रेड फ्लैग साइंस कि हमें डॉक्टर के पास थोड़ा जल्दी पहुंचना है। और ग्रीन साइंस क्या है, आपने पैरासीटामोल दिया, बच्चा थोड़ी देर में पूरा एक्टिव हो गया, बिल्कुल धमा चौकड़ी वापस मचानी शुरू कर दी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, 6 घंटे बाद दोबारा फीवर आया, फिर आधे घंटे के लिए बच्चा डाउन हो गया, फिर मेडिकेशन दी, बच्चा एक्टिव हो गया, थोड़ी सी नाक बह रही है साहब, मे बी पापा मम्मी मामा मामी दादा दादी किसी को हल्का फुल्का वायरल था, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, 2 दिन दीजिए, है ना, बहुत ज़्यादा कॉफ सिरप्स में नहीं घुसना है, सिंपल पैरासीटामोल दीजिए, फीवर का मेडिकेशन दीजिए, अपना नॉर्मल सलाइन डालिए, थोड़ा सा स्टीम आप दे सकते हैं, थोड़ा सा होम रेमेडीज़, तुलसी हो गया, टर्मरिक हो गया, जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ आप कुछ सौंठ वगैरह टाइप की चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर ऑल होम रेमेडीज़। आपके यहाँ कोई लोकल काढ़ा टाइप की चीज़ बनती है जस्ट फॉर द सूदनिंग ऑफ द थ्रोट, ये सारी चीज़ें आप दें। उसके बाद भी समस्या रहती है, नहीं साहब बच्चा खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, एपैथिक है, वेलकम टू द हॉस्पिटल, या जो भी आपके नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन है, एक बार जाके उनसे मिलिए। इफ़ ही कंफर्म्स कि ये वायरल ही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो 2 दिन 3 दिन का टाइम और दें बच्चे को। अगर कुछ उन्हें एबनॉर्मल लगता है, यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। राइट। सो अगर हम खांसी की बात करें, ऐसे में बहुत, जब खांसी भी अलग अलग किस्म की लगती है बच्चों में, तो क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है? हाँ, इसके लिए कुछ क्लूज हैं, है ना, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। आप खांसी को की क्वालिटी या उसकी साउंड पे जाने की बजाय उसकी टाइमिंग पे जाएं। एक होता है कि खांसी कब आ रही है, दिन में आ रही है कि रात में आ रही है। रात में आने वाली खांसी जनरली जो सोने के बाद खांसी होती है, वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के
कंस्ट्रिक्शन की वजह से आती है, जैसे वीजिंग कहते हैं। वीजिंग दिन में कम और रात में आपको ज़्यादा परेशान करेगी। ओके। दिस इज फर्स्ट क्लू, है ना। इस तरीके की खांसी चलती रहती है, चलती रहती है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने महीने भर के बाद भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, सर बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खांसी नहीं जा रही इसकी, और ये रात में परेशान करते हैं। मोस्ट लाइकली इट्स वीजिंग। मॉर्निंग में खांसी आ रही है, जब सो जाता है बच्चा तो सो जाता है, अपना मस्त हो जाता है, ये मोस्ट लाइकली खराश है आपकी, है ना। तो ये आपको तब तक ही दिक्कत देगी जब तक कि बच्चा जागा हुआ है। ऐसे खांसते हुए पूरे घर में घूमेगा, खांसते हुए एक्टिव रहेगा, सब खाना पीना भी सब चल रहा है, मोस्ट लाइकली जस्ट अ फेरेंजाइटिस ओनली। क्रूपी कॉफ है आपका, ढौं ढौं करके बच्चा खांस रहा है, अब बच्चा खांसता है तो 3 कमरे तक आवाज आती है, कम खांसते हैं लेकिन आवाज बहुत दूर तक है, मोस्ट लाइकली क्रूपी कॉफ, ये छोटे बच्चों की ही बीमारी है। खांसी इस तरीके से आ रही है जिसमें वूफिंग की आवाज आ रही है, ऐसे करके आवाज आती है, और बाउट्स ऑफ कॉफ आते हैं, खौं 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 खौं, जब तक बच्चा 25-30 बार खांस नहीं लेगा तब तक वो नहीं सुधरता। मोस्ट लाइकली ये आपका वूफिंग कॉफ है ना, इसके लिए एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ ग्लिम्स हैं जहाँ पे प्रैक्टिकली फॉर अ क्लाइंट जिसको, या पेरेंट्स जिनको अपने बच्चे के लिए देखना है, खांसी उनके लिए कितनी ट्रबलसम है, क्या वो खाने पीने में दिक्कत दे रही है, क्या वो सोने में दिक्कत दे रही है, क्या वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को चैलेंज कर रही है बच्चे के। अगर ऐसा है तो फिर आप उस खांसी को इग्नोर ना करें और डॉक्टर से जाके मिलें, एंड लेट हिम और हर डिफरेंशिएट द थिंग्स फॉर यू। राइट। जैसे अक्सर बच्चों में नाक भी बहता रहता है, वो कितने दिन तक नॉर्मल है कि नाक बह रहा है, ठीक है, कब बहुत ही अलर्टनेस की जरूरत है कि हमें डॉक्टर जब हम राइनो वायरसेस की बात करते हैं, जो मैंने टाइप ऑफ वायरसेस में बताया है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड राइनो वायरस। राइनो वायरस का काम ही है नाक बहना, उनका काम ही है कि साहब नाक ही बहेगी। अगर तो ये राइनो वायरसेस की वजह से नाक कई बार पूरे पूरे सीजन बहती है, तो ये तो हुआ वायरल की वजह से। कई बार हो गया सिर्फ वेजोमोटर कॉज होते हैं, उसमें वायरल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वेजोमोटर मतलब वो ट्रिगर करके चला गया, साहब इस फलाना मौसम में हमारी वेजोमोटर ट्रिगर ज़्यादा रहता है और नाक हमेशा बहती ही रहेगी। अब ये एलर्जिक कॉफ, अब ये एलर्जिक राइनाइटिस के फेवर में आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि वायरल की वजह से ही, वायरल की वजह से अगर नाक बह रही है तो हफ्ते 10 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है। कई बार 2-2 हफ्ते भी चलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 1 हफ्ता इज एनफ फॉर रनिंग नोज या वायरल राइनोडिया। उसके अलावा अगर ज़्यादा लंबी बह रही है नाक, वो बाउट्स ऑफ खांसी आ रही है, पोस्ट नज़र ड्रिप के फीचर आ रहे हैं बच्चे को, कि नाक आगे भी बहती है पीछे भी बह रही है, बच्चा बीच बीच में बाउट्स ऑफ कॉफ करता है, तो ऐसा पोस्ट नज़र ड्रिप बच्चों में भी होता है, ऐसा नहीं है, है ना। तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए टू डिफरेंशिएट, ठीक है, ताकि नाक बहने के असली कारण का पता चल पाए। हाँ, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन तो नहीं है, पीछे से कोई साइनोसाइटिस के फीचर्स तो बच्चा डेवलप नहीं कर रहा, या इफ इट्स एलर्जिक राइनाइटिस देन इट्स एलर्जिक राइनाइटिस, विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं सर घर में देखभाल की। तो जैसे फीवर है तो किस तरीके से देखभाल घर में करनी चाहिए? क्या पेरेंट्स को, जैसे आपने बताया कि आप पैरास्टामोल दो, क्या हमें पैरास्टामोल विदाउट एनी कंसल्टेशन देना चाहिए? सी पैरासिटामोल सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स हैज बीन टैग्ड एज वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिकेशंस। तो वन ऑफ द सेफेस्ट, व्हेन वी आस्क अबाउट वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिकेशन, इसका मतलब ये है तेज बुखार आ रहा है तो आप इसको विदाउट कंसल्टेशन भी अपने से दे सकते हैं। इट्स अवेलेबल ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे यूएस ले लीजिए, चाहे दुबई ले लीजिए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, टाइलेनॉल एंड ऑल अदर थिंग्स आर लोकली अवेलेबल ओवर द काउंटर। बस ये है कि जितनी डोज आपकी पहले गई है, आप पहले डॉक्टर से मिले हैं, जितना डोज आपके बच्चे के वजन के हिसाब से आता है, 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो वेरी वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। डिफरेंशिएट बस यही करना होता है कि ड्रॉप भी आता है इनका, जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्मुलेशन है, और सिरप्स भी आते हैं। तो आप ड्रॉप्स को सिरप के वॉल्यूम में नहीं दे सकते, बस इतना समझना जरूरी है। आप ड्रॉप को सिरप के वॉल्यूम में नहीं दे सकते, तो अपना एक ही ब्रांड इस्तेमाल करें। एडवाइस मेरी साइड से यही रहेगी। पिछली बार जब आप डॉक्टर से मिले थे, उन्होंने जितनी डोज में दिया था, आप उतने डोज से तो दे ही सकते, क्योंकि बच्चा आगे वेट गेन ही करेगा। आप कम दे दें डोज, लेकिन ओवर डोजिंग ना करें। स्टिल अनफॉर्चुनेटली आपकी सपोज करिए ओवर डोजिंग हो भी गई, तो ओवर डोजिंग भी 5 to 7 टाइम्स में भी टॉक्सिसिटी नहीं होती। ये मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारे पास कई बार पैरासीटामोल पॉइजनिंग के साथ भी आते हैं कि नहीं साहब 2 ml डोज बताई थी, हमने 5 ml दे दी, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उससे, बट यस यू शुड अवॉइड, है ना। रिपीटेड डोज अब रोज 5 ml नहीं जा सकती, है ना। आपने 1 या 2 डोज दे दी, इट्स ओके, बस ज़्यादा लंबा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि 2 या 3 दिन से ज़्यादा अगर बुखार हो
नहीं जा रहा है तो डॉक्टर से मिलिए। आप अपने से ट्रीटमेंट लीड ना करें, एटलीस्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर योर इमरजेंसीज, बट डू नॉट लीड द ट्रीटमेंट। राइट, राइट। डॉक्टर साहब, खांसी जुकाम जैसी जो चीज़ें हैं आपके हिसाब से ट्रेडिशनल रेमेडीज काम करती हैं उनको? यस, करती हैं। ट्रेडिशनल रेमेडीज़ बहुत काम करती हैं, और ट्रेडिशनल रेमेडीज़ अगर हम लेते हैं तो कई बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सी हम यही बात कर रहे हैं ना कि आप दूर रहें लोगों से, थोड़ा सा गैपिंग रखें। तो हॉस्पिटल के अंदर तो हर बंदा ही बीमार है, ठीक है। तो पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि भाई हम बच्चे को लेके अपने उस माहौल में ना जाएं जहां से हमें एक सेकेंडरी इन्फेक्शन मिल सकता हो। ऐसे केस में भी प्लस ओवर द टाइम सालों से ये होम रेमेडीज काम करती हुई आई हैं। तो आपका तुलसी है या टर्मरिक है या नॉर्मल आपके काढ़े हैं, इन सब चीज़ों को आप बना के, नॉर्मल स्टीम है, सलाइन स्टीम आप दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। शहद है, हनी जिंजर लोग बना के देते हैं। ये रेमेडीज मोस्टली फेरेंजाइटिस में अच्छा काम करती हैं, जिसमें हम खराश की बात कर रहे हैं। जैसा हमें बताया, एक बच्चा है वो खांसता हुआ सारा एक्टिव है, सारे घर में घूम रहा है, गो फॉर होम रेमेडीज, ठीक है। 2 से 3 दिन के अंदर वो बेटर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, होम रेमेडीज से बात नहीं बन पा रही है, तो फिर आपको मिलना पड़ेगा, राइट, ठीक है। बट होम रेमेडीज मोस्टली काम कर जाती हैं, एंड वी शुड प्रमोट होम रेमेडीज। ओके, हर चीज़ के लिए हमें दवाइयों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ओके। डाइट की बात करेंगे डॉक्टर साहब, कि अक्सर ऐसी बीमारी में बच्चे बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं, वो खाते नहीं हैं कुछ भी। तो आपके हिसाब से ऐसे में क्या बच्चों को खिलाना या पिलाना कुछ चाहिए? सी, अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। एक साइड हमने कहा कि बच्चे खाते नहीं, दूसरी साइड हमने कह रहे हैं कि नहीं, सब खिलाना क्या चाहिए। तो इसका मतलब ये है, हमें 2 चीज़ें इसमें फॉलो करनी है। नंबर 1, बच्चा कितना खा पा रहा है। 50-60% खा पा रहा है, वी शुड बी ओके विद दैट। पूरा पेट नहीं भरना है, अदरवाइज वो प्यूक करेगा, वॉमिट करके वो खाना भी बाहर निकाल देगा, जो आप मेडिकेशन या होम रेमेडीज आप देना वो इसको भी बाहर निकाल देगा। दूसरी चीज़ ये है कि लिक्विड्स हमें ज़्यादा बढ़ाना चाहिए बच्चे में, लिक्विड्स पे ज़्यादा, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन मेंटेन करना ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आपको स्पाइसी, रिफ्लक्स बनाने वाली चीज़ें, सपोज जैसे कई लोग कंसर्न रहते हैं कि साहब दही हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, ये देना है कि नहीं देना है। सर मेरा बच्चा तो चावल के अलावा कुछ खाता ही नहीं है। तो आप लेट नाइट ना दें, जिस टाइम पे म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, आप दोपहर में या शाम तक आप उसको दे दें। बच्चे को खाली पेट रखना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, बच्चा मेरा सर खाता ही नहीं, मैं खिलाऊं कहाँ से उसको? ऑफ कोर्स ये तो बड़ी जेन्युइन सी बात है। सर आपने बता तो दिया लिस्ट 4 चीज़ों की, लेकिन वो खाएगा ही नहीं, तो मैं करूँ क्या? तो इसका मतलब ये है, जो खाता है आप खिलाएं, उसकी टाइमिंग और अमाउंट अल्टर करें, ओके, कि वो खाएगा थोड़ा सा कम, बट वी शुड बी ओके विद दैट, है ना। 50-60% भी खा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट लॉस होगा, कोई बात नहीं, 2 दिन 3 दिन में रिकवरी हो जाएगी। वो रिकवरी आराम से वेट में भी हो जाती है। तो जो एक्यूट वेट लॉस करते हैं बच्चे, वो गेन भी कर लेते गेन हैं, भी कर लेते हैं। बशर्ते हाइड्रेशन ठीक रहे, यूरिन आउटपुट ठीक रहे, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। राइट। डॉक्टर साहब, एज ऑल ऑफ वी नो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ऐसे बदलते मौसम में किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को, सो दैट बच्चे बीमार ही ना पड़े? सी, बच्चे थोड़ा बहुत तो बीमार पड़ेंगे, बट and these फिर are भी part of, yes, and these are part of your natural immunization, we should understand। जब आप और हम भी बच्चे थे, तो हम लोगों की भी थोड़ी सी खांसी, थोड़ी सी नाक बहती वो रहती तो थी, चलता ही that's रहता okay। था। and our parents used to say, अच्छा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हमें अभी यही करना चाहिए, उन रेड फ्लैग साइंस को ध्यान रखते हुए, जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। जानबूझ के भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं। जिस टाइम आपको पता है कि सर्दी खांसी जुकाम चल रहा है, उस टाइम पे अपने बच्चों को स्कूल्स थोड़ा सा अवॉइड करें, गैदरिंग अवॉइड करें, बर्थडे पार्टीज अवॉइड करें। अब ये कोई तरीका नहीं है कि स्कूल तो हमने अवॉइड कर दिया, लेकिन बर्थडे पार्टी चल बर्थडे पार्टी चल रही है। तो ये आपको जब अवॉइडेंस रखनी है, तो सब जगह अवॉइडेंस हर रखनी जगह है। के लिए रखनी है। आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपको पता है कि आपके बच्चे को खांसी जुकाम वगैरह हो गया है, तो 5 से 7 दिन स्कूल में एब्सेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इससे आप क्या करते हैं, बाकी बच्चों को इसको होने से बचाते हैं। एज अ पेरेंट, जैसे हम लोग वापस आते हैं, घर आते हैं, वी शुड टेक अ बाथ, वी शुड चेंज आवर क्लोथ्स, उसके बाद बच्चा गोदी में आना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हम सीधे जाते ही बच्चे से मिल लिए। आप हम अगर हमें पता है कि हम बीमार हैं, तो आप बैरियर मेथड्स यूज़ करें, आप मास्क पहनिए, आप शेक हैंड्स लोगों से मत करिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए। बहुत सिंपल चीज़ें जो हम कोविड में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हाँ, जो बच्चे हैं जिनका फ्लू शॉट का टाइम आ गया, फ्लू शॉट लगवाएं। दिल्ली एनसीआर में इन्फ्लुएंजा वैसे ही बहुत ज़्यादा है,
तो आप फ्लू शॉट उसको रेगुलरली लगवाएं, ईयरली लगता है फ्लू शॉट, उसे आप लगवाएं। जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ब्रांड्स हर साल चेंज होते हैं। फ्लू शॉट में आप ब्रांड्स हर साल बदल भी सकते हैं, इसमें भी कोई बुराइयां नहीं है। कोई बुराई नहीं। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रोज़मर्रा पे कर सकते हैं बस। बाकी इंडिया में हमारे पास स्पेशली राजधानी एरिया में आपके पास पॉपुलेशन बहुत है, बैरियर मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हम ये कर सकते हैं कि आइसोलेशन प्रैक्टिसेस को जितना हम प्रमोट कर सकें, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो आप बाहर ना जाएं, ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। डॉक्टर साहब, कभी लेट नाइट ऐसे रात को अचानक से अगर बच्चे को एकदम से बुखार आ जाए, बहुत ज़ोर से खांसी हो, कुछ भी इमरजेंसी हो, तो क्या करना चाहिए घर पे? सी, इमरजेंसी इज़ इमरजेंसी। इमरजेंसीज के लिए एक होता है कि इमरजेंसी जो हमें समझ में आ रहा है कि इमरजेंसी है, लाइक तेज़ बुखार आ गया, बच्चा थोड़ा सा लेट्स से बेड से नीचे गिर गया, सब बच्चे ने कोई दवाई खा ली, बच्चे को चोट लग गई, दीज आर जेन्युइन इमरजेंसीज, है ना। इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है कि नहीं साहब आप आइए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। आपको पता है आपको हॉस्पिटल जाना है, तो जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है उस नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप जाइए और फर्स्ट एड लीजिए। इसमें ये वेट करने वाली बात नहीं है कि नहीं साहब सुबह होगा तो हम जिस हॉस्पिटल रेगुलर जाते हैं वहीं जाइए। जो भी आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे इमरजेंसी आप पहले मैनेज कराइए। दूसरी रहता है कि लेट्स से फीवर बहुत तेज़ आ गया, आप पैरासिटामोल यूज़ करें। आइबुजेसिक प्लस भी एक रेकमेंडेड मेडिकेशन है, सही डोज में अगर आप उसे देते हैं तो हाई ग्रेड फीवर के लिए आइबुजेसिक प्लस आप ले सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस सब जगह ओवर द काउंटर ये भी अवेलेबल है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा डोज अपने से ना दें, है ना। आपको करेक्ट डोज आपको चाहिए होती है, क्योंकि ये पैरासिटामोल जितनी सेफ नहीं होती दवाइयाँ। तो दांत के इमरजेंसी के लिए विजिट द हॉस्पिटल। फीवर के लिए आप ये कर सकते हैं। जिन बच्चों को फिब्राइल सीजर्स वगैरह आते हैं, बुखार के साथ दौरे आ गए, अगेन इट्स ए जेन्युइन इमरजेंसी, आप मिडाजोलाम नेजल स्प्रे, जिनको पहले रहा है उनको पता होता है। जिनको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम हुआ है, बच्चे को करवट लें, मुंह से कुछ ना दें, उनके मुंह में कुछ डालने की कोशिश ना करें, दांतों के बीच में अपनी उंगली ना फंसाएं और बच्चे को लेके नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचे। ये कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपको इमरजेंसी में करना चाहिए। इमरजेंसी में अपने आप दवाइयों के पीछे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। रीज़न बीइंग, एक तो पैनिक में वैसे ही दिमाग काम नहीं करता है, क्या सही है क्या गलत है, किसने कितनी दवाई दी, ये दवाई एक्सपायर्ड थी या नॉन एक्सपायर्ड थी, ये खुले हुए किसको कितना दिन हो गया था। ये ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसके पीछे भागने से अच्छा है कि हम नियरेस्ट हॉस्पिटल विजिट कर लें। दिस इज अ मोर लॉजिकल अप्रोच। राइट। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे जैसे इन्फेंट की अगर हम बात करें, उनकी केयर और थोड़े बड़े बच्चों की केयर में क्या डिफरेंस है, कैसे केयर होती है? देखिए, बैरियर मेथड तो उसमें रहेगा ही रहेगा, है ना, ये तो कॉमन ही है दोनों में। जो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो मैं बताता हूँ। छोटे बच्चों को माँ के साथ ही ज़्यादा रखना चाहिए। बाकी लोग रिलेटिव्स हैं, ठीक है, जो हेल्दी रिलेटिव्स हैं जिनको कॉफ कोल्ड फीवर वगैरह नहीं है, वो बच्चे के पास आराम से रह सकते हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे के अराउंड भीड़ नहीं लगेगी। एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपको छोटे बच्चे के लिए करना पड़ता है, आपको टेम्परेचर स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ता है। जैसे ठंड बहुत है इस टाइम पे, आप रजाइयाँ नहीं डाल सकते छोटे बच्चे पे, आपको कमरे का टेम्परेचर ही मेंटेन करना पड़ेगा। उस टाइम पे ऑयल हीटर जैसी चीज़ें आप बेटर है यूज़ करें। ब्लोअर अवॉइड करें, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी ख़त्म कर देता है। जब वो ह्यूमिडिटी ख़त्म करता है तो ड्रॉपलेट्स की स्टेबिलिटी हो जाती है, जिसमें वायरसेस आपका ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। ऐसे केस में यही रीज़न है कि नवंबर दिसंबर में वायरल इन्फेक्शन भी क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि वायरस जिस ड्रॉपलेट में रहता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको छोटे बच्चों की केयर में आपको कमरा ही आपको गर्म करना एक चीज़ें रहती है, माँ की गोद में ही रहे। प्लस छोटे बच्चों को जब तक माँ को वायरल फीवर नहीं होता, जनरली छोटे बच्चों को फीवर नहीं होता, उसका रीज़न ये होता है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स माँ की पैसिव इम्यूनिटी बच्चे के अंदर होती है। उसके बाद बच्चे नियर अबाउट 6 महीने से लेके साल भर तक तो अपनी इम्यूनिटी बनाने में ही लगे रहते हैं। तो इसीलिए 6 महीने के बाद बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ये रीज़न होता है इसका। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, जैसे रिकरेंट होता है उनका, तो क्या ये नॉर्मल है या कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम? इट्स टोटली नॉर्मल। जब खांसी, कॉफ, कोल्ड, फीवर की बात आती है तो कभी आप हॉस्पिटल का डेटा उठा के देखिए, 20% ऑफ द पेशेंट्स आर गोइंग टू मेक योर 80% ऑफ योर ओपीडीज। उसका रीज़न क्या है? कुछ बच्चे वाकई दूसरे बच्चों से ज़्यादा बीमार होता है। उसका रीज़न क्या होता है? आपका बच्चा एलर्जिक है, आपके बच्चे को सिक्रीशंस बहुत बनते हैं, आपके बच्चे को कंजेनाइटल सिक्रीशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, कंजेनाइटल सिलियरी डिस्प्लेजिया हो गया, या
आपके बच्चे की स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, एक साइड का लंग कोलैप्स हो जाता है बार बार, इस तरीके, या पोस्ट ऑपरेटिव बच्चा है, ये बच्चों इनहेरेंटली ये बच्चे दूसरे बच्चों से ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। ऐसा लगता है कि नहीं साहब, सबको वायरल खांसी हुई, पूरा मोहल्ला ठीक हो गया साहब, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस बच्चे के बीमार होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और कई बार वो वीजिंग एपिसोड, जो मैंने आपको बताया कि वीजिंग एपिसोड पोस्ट वायरल भी होते हैं, एक एक महीना तक चल रहे होते हैं, वो उनको सेटल होने में बहुत टाइम लगता है। अब जब तक वो सेटल हो रहा है, एक वायरल इन्फेक्शन ठीक हुआ नहीं, दूसरा वायरल इन्फेक्शन लग गया, कब तक स्कूल नहीं भेजेंगे, कब तक बाहर नहीं निकालेंगे। तो ऐसे में लगता है कि नहीं साहब, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। ऐसे केस में लोग सोचते हैं कि नहीं, हम केयर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या कोई खिड़की खुली हुई है, खाना पीना ठीक नहीं है, नहीं साहब हम ध्यान नहीं रख पा रहे बच्चे का। ऐसा कुछ नहीं है, आपके बच्चे की बीमार होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। जो सोल्यूशन फॉर दैट इज, आप रेगुलर फ्लू वैक्सीन करवाइए। इनफैक्ट 5 साल तक तो मैंडेटरी है, उसके बाद भी आप फ्लू वैक्सीन लगवाइए, अच्छी न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवाइए, और चेस्ट फिजियोथेरेपी, आपकी इनहेलेशनल थेरेपी, अगर ज़रूरत पड़ती है तो चेस्ट एक्सरे कराएं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएं, देखें कहीं पे कोई सिक्वेस्ट्रेशन तो नहीं पड़ा हुआ, कहीं कोई कोलैप्स तो नहीं पड़ा हुआ, या अपने डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप में रहें। डॉक्टर साहब, अभी बात करेंगे इम्यूनिटी की। कैसे हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी को नेचुरली बढ़ा सकते हैं? सी, नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाना का तरीका तो वही है कि वायरल हुआ, वायरल होने के बाद बच्चे के शरीर में एंटीबॉडीज बनी, एंटीबॉडीज बन के वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगी। दूसरा, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो वही तुलसी, हल्दी, नॉर्मल खेलना, जंप करना, आप अपने जहाँ बाहर जाइए, फैट को बॉडी में कम रखें, बैलेंस डाइट लें, फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स भी बीच बीच में लें, हरी सब्जियां खाएं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, मैग्नीज डेफिशिएंसी, ये सब नहीं होने देंगी। जब ये डेफिशिएंसीज नहीं होती हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वैसे ही ज़्यादा रहेगी। लेकिन हाँ, आप सोचिए कि सिर्फ घर में छुप के आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी, नहीं। आपको मोनोटोनस डाइट हटानी पड़ेगी। आपके बच्चे के डाइट का स्पेक्ट्रम बड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा नॉनवेज भी लें जो लोग खाते हैं, थोड़ा सा एग भी लें जो लोग लेते हैं, मिनरल्स, नेचुरल मिनरल्स आपके हरी सब्जियों में होते हैं, आप उसको लें। हमेशा जब जब सर्दियों का मौसम आता है, थोड़ा सा मास्क पहने, अपनी एक्टिविटीज़, खेलने कूदना, पसीना बहाने वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी की नेचुरली इम्यूनिटी बढ़ाएंगी। घर में रह के नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली, ये पक्की बात है। यस, राइट। डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस दी। तो मैं चाहूँगी एक बार लास्ट में आप हमारे लिसनर्स को एक मैसेज दें, कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखें, कैसे उन्हें हेल्दी रखें, और इस मौसम में कैसे उनका ध्यान रख सकें। अपने बच्चों को जब भी कॉफ, कोल्ड, फीवर होता है, स्कूल्स और पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करें। आप ऑफिस से आते हैं, किसी से मिल के आते हैं, कपड़े चेंज करें, बाल धो के नहाएं, और फ्रेश कपड़ों में अपने बच्चे को गोदी लें। स्पेशली टेम्परेचर मेंटेन रखें। कॉफ, कोल्ड अगर किसी को रहता है तो अपने आप छोटे बच्चों के पास ना जाएं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक बच्चे से दूसरे बच्चे, या एक एडल्ट से दूसरे एडल्ट को होने वाले फ्लू को आप ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि वायरस की एक टाइम ड्यूरेशन होती है जब वो बीमारी को बढ़ाता है। 5 से 7 दिन में, या मैक्सिमम 10 से 14 दिन में वो वायरल आपका सिम्टम्स छोड़ ही देगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बस में है करना। बाकी चीज़ों के लिए अपने पीडियाट्रिशियन से अपने कांटेक्ट करें, या नियरेस्ट हॉस्पिटल को कांटेक्ट करें। फ्लू शॉट्स अपना रेगुलर लगवाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज की बातचीत से ये साफ हो गया है कि हर बुखार डराने वाला नहीं होता, हर खांसी डेंजरस नहीं होती, और हर बीमारी में पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि समझ और सही डिसीजन ज़रूरी होता है। आज बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।